तो हेलो माय क्यूटीज़ एंड स्वीटीज़, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी कायना वो बोलती, ऑनेस्टली मैं ये जानकर बहुत शॉक थी कि आप मेरे नाम पर एक बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं। तब हमारी कायना के पूछने के बाद हमारा राफेल वो मनी मन सोचने लगता है कि कैसे कुछ हफ्ते पहले वो लोग आपस में प्लान कर रहे थे कि उसे कायना से मिलना है, तो क्यों ना उसे जन्मदिन से पहले ही उनका बर्थडे का गिफ्ट दे दिया जाए। और ये आइडिया हमारे जामी का था। और बेस्टन वो तो पीछे से कह रहा था, वाह क्या आइडिया है। और हमारा राफेल ये सोच रहा था। और फिर वो ये सोचने के बाद कहता है कि मुझे नहीं पता था कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अच्छा उपहार क्या हो सकता है जो कि बालिग हो रहा हो। मेरे ख्याल से शायद ये इतना अच्छा उपहार ना हो, लेकिन मैं ये होप करता हूँ कि योर हाइनेस को ये पसंद आएगा। और हमारे राफेल की ये बात सुनकर हमारी कायना वो मुस्कुराती है और मनी मन कहती है कि राफेल वो पहला आदमी है जिसने मुझे ज्वेलरी और ड्रेसेस के बजाय ऐसा गिफ्ट दिया है। अगर मैं पहले जैसे होती तो मैं कभी भी इतना ऑनरेबल गिफ्ट ना पा पाती। और राफेल की ओर से यह गिफ्ट मुझे ये फील करवाता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। इतना सोचने के बाद हमारी हीरोइन वो खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, मैं सच बताऊं तो मैं इतना अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देखकर सरप्राइज हो गई थी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कान्हा की ये बात सुनकर हमारा राहुल वो एक बार फिर से पपी बन जाता है। और वो कहता है, क्या क्या मुझे आपके लिए एक और बनाना चाहिए? मैं आपके लिए एक थिएटर या फिर आपके नाम पर एक और मॉल बनवा सकता हूँ। और ये सुनकर हमारी कान्हा वो तो शौक हो जाती है ना। शॉक्ड होते हुए कहती है रुकिए रुकिए। और वो बोलती है, नहीं नहीं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए एक ही बिल्डिंग इनफ है सर रफेलो, इट्स ओके। और हमारी कायना की बात सुनकर राफेल वो तो सोचने लगता, कहता अगर बिल्डिंग्स आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो फिर किसी सैक्रेड ऑब्जेक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, या फिर किसी एंशिएंट किंगडम का एक अवशेष। और ये सुनकर हमारी कायना वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और मनी मन गुस्सा करते हुए कहती है, आखिरकार ये आदमी इस तरह एक्ट क्यों कर रहा है। और परेशान होते हुए कहती है, नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, मैं पहले से ही आपकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे प्रति इतने ज़्यादा विचारशील हैं। और हमारी कान्हा की बात सुनकर राफेल कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है योर हाइनेस। और ऐसा कहते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और हमारे राफेल को ऐसे थैंक यू बोलते हुए देखकर हमारी कान्हा वो तो ब्लश कर रही थी। और मनी मन कहती है, मुझे पता है कि ये मेल लीड है, पर ये इतना हैंडसम क्यों है। एक उत्साहवर्धक विचार है, लेकिन राफेल वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। हाँ। और वो अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहती है, मुझे खुद इसका एहसास नहीं हुआ कि मेरा दिल वो अचानक से ऐसे क्यों धड़कने लगा। ऐसे सोच ही रही थी कि तभी राफेल वो कहता है, जहाँ तक न्यू बिल्डिंग का सवाल है योर हाइनेस, मैं कहता हूँ कि आप ही इसके बारे में डिसाइड करिए कि आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगी। और उसकी ये बात सुनते ही हमारी कायना वो अपने होश हवास में आती है और कहती है, ओ गॉड मेरे मैनर्स कहाँ चले गए। और फिर वो बोलती है, अच्छा बिल्डिंग को एक साइड में रखिए, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तब कायना की बात सुनकर राफेल वो उठता है और कहता है, मैं। और हमारी कायना के पास आता है और कहता है, मैं तो सिर्फ योर हाइनेस से मिलना चाहता था। और हमारे राफेल की ये बात सुनकर बेस्टियन वो पानी पी रहा था, उसके मुंह से पानी सारा बाहर आ जाता है और उसकी हंसी छूट जाती है। और उसको हंसता हुआ देखकर राफेल और कायना दोनों की नज़र उस पर जाती है। और तब हम देखते हैं बेस्टियन वो तो बहुत ज़्यादा हंस रहा था ना। और तब वो अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तब हमारी कायना कहती है, ओ माय बेस्टन क्या तुम ठीक हो। तब बेस्टन वो अपनी हंसी को छुपाते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जो ड्रिंक है ना वो रॉन्ग पाइप में चली गई थी। और मनी मन कहता है, रियली अपनी फीलिंग्स रिवील करने के कई सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन उन्होंने ये तरीका चुना, मास्टर भी ना। तब जो हमारी कायना होती है वो कहती है, ओ आज आपका पर्सनल असिस्टेंट वो जर्मी नहीं है, मैं देख सकती हूँ। तो जो हमारा बेस्टन होता है वो अपने मुंह में पता नहीं कहाँ से गुलाब का फूल पकड़ लेता है और चमकते हुए कहता है, मेरा नाम बेस्टन डिवोरा है योर हाइनेस। और अपने मुंह में गुलाब का फूल पकड़े हुए मनी मन सोचता है, मतलब हाँ प्यार के मामले में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ज़रूरी टैक्टिक्स में से एक है। और फिर वो हमारे राफेल की तरफ देखते हुए मनी मन कहता है, लेकिन आपको एक बैल की तरह ना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। और तब हमारी कायना वो राफेल की तरफ एक बार देखती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे अभी याद आया, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे है ना। हमारी कान्हा की ये बात सुनकर बेस्टियन वो मन ही मन रोते हुए कहता है, अभी अभी उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि उन्होंने उनकी बात ही ना सुनी हो। ओ मेरे मास्टर। और हमारे कान्हा की ऐसी एक्टिंग देखकर राफेल वो कहता है, ओह मैं समझ गया। और मनी मन कहता है, कायना हमारे रिलेशनशिप के बारे में फ्यूचर में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं देख रही है, इसीलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है।
और मन ही मन कहता रहता है कि मैं फ़िलहाल अभी के लिए उसके साथ चलूँगा। और इतना सोचने के बाद वो कायनात से कहता है, जैसा कि आप जानती हैं कि मेरे सभी पुराने एंगेजमेंट्स वो रद्द हो जाने के बाद मैं आगे के प्लान के बारे में जानने के लिए आया हूँ। तब कायना वो कहती है, नेक्स्ट प्लान हाँ? और तब वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और फिर कहती है, क्या आप सभी हमें थोड़ा समय दे सकते हैं? और इस तरह उसने सबको वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। और सबके जाने के बाद कायना वो कहती, एक्चुअली जो मेरा गोल है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और हालांकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उसे अचीव करने के लिए ना आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मेरे लिए एक हस्बैंड ढूंढ दीजिए सर राफेल। और ये सुन के हमारा राफेल वो तो बिल्कुल शॉक हो गया था ना। वो कहता है, क्या पति बनाना? और बेचारा पसीना पसीना हो गया था और मन ही मन कहता है, क्या उसने इसे गलती से बच्चा बनाने की प्रक्रिया समझ लिया था? और फिर बेचारा वो तो लड़खड़ा जाता है ना, और लड़खड़ाते हुए उठते हुए मन ही मन कहता है, नहीं हर हाइनेस, वो ऐसी अश्लील बातें नहीं कहेंगी। वो मुझसे अपना हस्बैंड बनने के लिए नहीं बोल रही, और ना ही मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोल रही हैं। फिर बेचारा धम से चेयर पे बैठ जाता है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या आपने अभी अभी मुझसे एक हस्बैंड बनाने की रिक्वेस्ट की? तब हमारी कायना वो मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ मेरा हस्बैंड। और फिर वो उदास होती हुई कहती है, एक ऐसा व्यक्ति जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक ऐसा व्यक्ति मतलब फेक पर्सन जिसके पास रियल पावर और मनी हो, और तब मैं उस पर्सन से शादी करूँगी। और तब हमारी कायना की बात सुनकर हमारा राफेल वो तो बिल्कुल शॉक था ना, और वो बेचारा निराश हो गया था। वो कहता है, क्या योर हाइनेस, क्या योर हाइनेस के मन में मेरे लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं है? और हमारे राफेल की बात सुनकर हमारी कायना वो तो शॉक्ड हो गई थी। ये बात हमारे राफेल ने बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत करके आखिर में बोला था, और वो बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर हमारी कायना के आंखों में आंखें डालकर देखे जा रहा था कि वो आंसर चाह रहा था, और हमारी कायना वो उसकी तरफ बड़ी ही शॉक्ड होकर देख रही होती है। और तब वो मन ही मन कहती है, ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में पूरा किंगडम जानता था कि राफेल हर हाइनेस का लंबे समय से प्यार रहा है, और वह उसका फर्स्ट लव था। और वो और ज़्यादा उदास होते हुए मन ही मन कहती है, लेकिन सिर्फ वह बस था, और फिर मैंने तो उसे सिर्फ अपने लिए एक हस्बैंड बनाने के लिए ही कहा था, तो फिर वह मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये कहानी तो दशकों पुरानी प्रेम कहानी हो चुकी है ना। और हमारी कायना को ऐसे चुप देखकर राफेल वो कहता है, क्या मैंने कोई अनावश्यक क्वेश्चन पूछ लिया? और राफेल की बात सुनकर कायना वो मन ही मन कहती है, ऑफ कोर्स तुमने पूछा, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि वो लड़की मैं ही थी ना जो हर किसी से चारों ओर ये कहते हुए फिरती थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। और इतना सोचने के साथ ही हमारी कायना वो राफेल से कहती है, मैं मानती हूँ कि यह एक अजीब क्वेश्चन था, मैंने ये बात पहले ही कही है, लेकिन अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और मैंने आपसे पहले जो कुछ भी कहा था कि मैं आपसे आपको और ज़्यादा अप्रोच नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझ पर बिलीव करिए सर राफेल। लेकिन हमारी कायना की बात सुनकर हमारा राफेल वो तो उदास हो गया था ना, और मन ही मन कहता है, क्या जब उसने कसम खाई थी कि वो और ज़्यादा रूड नहीं होगी, तो क्या उसका यही मतलब था कि वह मुझे अब और पसंद नहीं करेगी? ये भी सही था, क्योंकि शुरुआत में तो मेरी यही इच्छा थी ना कि हर हाइनेस वो मुझे अप्रोच करना बंद कर दें, क्योंकि उनके साथ जो फिज़िकल कांटेक्ट होता था ना वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता था, और मैं उनकी जुनूनी निगाहों को देखना भी नहीं चाहता था। और फिर वो अचानक से ब्लश करने लगता है और मन ही मन कहता है, हालांकि अभी अब प्रिंसेस कायना के लिए मेरे मन में वो फीलिंग्स नहीं है। और फिर वो और ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, अगर कायना अब जैसी अभी है ना, अगर वो वैसी ही रहती ना तो ये ठीक है, तो फिर मेरा उसके साथ रहना को कोई बड़ा मसला नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर मैं उसके साथ साथ चलूं या फिर मैं उसके बेयर हैंड्स को किस भी करूं। और इतना सोचने के साथ वो एक निगाह उठाकर हमारी कान्हा की तरफ देखता है जो कि अभी भी मुस्कुरा रही थी, और मन ही मन कहता है, स्थिरता का यह सुखद एहसास मुझे ऐसा फील कराता है ना जैसे कि मुझे उसकी लत लग सकती है। उसकी छोटी छोटी हरकतों से भी उसमें झलकने वाली हल्की सी भी कोमलता, एक बहुत ही मीठी सी खुशबू जो कि मेरी नाक के नोक पर ठहर सी गई है। और तब वो बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए हमारी कान्हा की तरफ देख रहा था और कहता है, तो फिर ठीक है, मैं किसी ऐसे वर्ड के बिना भी योर हाइनेस के वर्ड्स पर भरोसा करता हूँ। और फिर से मन ही मन कहता है, क्योंकि मैं कुछ और समय तक आपके साथ रहना चाहता हूँ। राफेल ने जब कहा था ना कि मैं योर हाइनेस पर भरोसा करूँगा, तो हमारी कायना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसको बड़ा ही रिलीफ फील हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, सच में थैंक गुडनेस, मुझे तो लगा कि मैंने बहुत ही अनुचित मांग कर ली है।
और कायना की बात सुनकर राफेल वो थोड़ा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आपने पति बनाने की बात जो कही ना वो थोड़ी अजीब सी थी। लेकिन एक काल्पनिक व्यक्ति से मतलब शादी करने की आप कोशिश क्यों कर रही हैं योर हाइनेस? अब हमारी राफेल की बात सुनकर कायना वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और एक पल के लिए सोचती है और फिर वो बड़े ही ग्लूमी तरीके से कहती है, क्योंकि एक काल्पनिक व्यक्ति किसी को भी जहर देकर मार ही नहीं सकता, यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अगर मुझे रिजव से छुटकारा पाना है तो मेरे पास यही एकमात्र ऑप्शन है और कैपिटल छोड़ने का सबसे सुरक्षित और अचूक तरीका यही तरीका है, क्योंकि मुझे शादी करने का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे पता नहीं किस पागल व्यक्ति से शादी करनी पड़ जाए। अदरवाइज़ शायद रिजव मुझसे पहले ही मेरे पति को मार डालेगा और उस टाइम पर मेरे हस्बैंड के मर जाने के बाद रिजव मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। दरअसल कुछ समय पहले रिजव ने मुझे हेनरिक के पास भेजकर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। प्रिंसेस का वो निकनेम जो कि चारों ओर सीक्रेट तरीके से चल रहा है। प्रिंसेस, प्रिंस की एक कठपुतली। और मन ही मन कहती है, क्योंकि मैं अपने किस्मत के बंधन को तोड़ना चाहती हूँ। फिर कहती है, और ऐसा करने के लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है सर राफेल, और ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब आप कैड्रे हाउस होल्ड के हेड का टाइटल संभाल लें। और तब कायना की बात सुनकर राफेल वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राफेल के इतना कहने के साथ हमारी कायना वो मन ही मन कहती है कि नोवेल में लगभग इसी टाइम पर ड्यूक और डचेस कैड्रे दोनों के बीच जो डाइवोर्स होना था वो कंप्लीट हो जाता है और ड्यूक जो डायरल का दामाद था वो अपने माता पिता के घर वापस लौट आया। कर्म के फल के रूप में घर को तोड़ देने वाले इस प्रेम प्रसंग के रूप में यह एक बहुत ही तुच्छ अंत है। और वो ऐसे ही हमारे राफेल को घूर रही थी और मन ही मन कहती है, हालांकि मुझे कारमा के बारे में ना ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से मेंशन नहीं किया गया था। बस छोटा सा जिक्र था कि राफेल जब छोटा सा बच्चा था ना तब ड्यूक ने उसके साथ धोखा किया था। किसी तरह राफेल की इस स्थिति का इस्तेमाल करना मुझे गलत लगता है और ये हमारे हीरोइन की अंतरात्मा की आवाज़ थी ना। और हमारे हीरोइन को ऐसे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर राफेल वो कहता है, योर हाइनेस, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? और तब हमारे राफेल की बात सुनकर हमारी कायना वो थोड़ा अपने होशों में आती है और कहती है, और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बस तो यही सोच रही थी कि सर राफेल ब्राइट कलर्स में कितने अच्छे दिखते हैं। सर राफेल तो हर चीज़ में अच्छे लगते हैं ना। और मनी मन कहती है, हालांकि ये कहने की बात हो सकती है लेकिन मैं इस बात को लेकर सीरियस हूँ। हमारे हीरोइन की कॉम्प्लीमेंट को सुनकर राफेल वो मुस्कुराता है और कहता है, क्या ऐसा है? और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर ये बात तो आप पर भी लागू होती है योर हाइनेस। ये सुनकर हमारी हीरोइन का दिल वो तो तेजी से धड़कने लगा था ना और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। और फिर वो अचानक से अपने सभी विचारों को हटाते हुए कहती है, फिर वही बात, बोलने का वही गलत तरीका जिससे लोग हमें गलत समझ सकते हैं। इतनी अजीब बात है, इन दिनों उनके दिखावटी बयानों में काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। और फिर वो इतना सोचने के साथ ही अपने चेयर से उठती है और कहती है, तो फिर मुझे सभी चीज़ों को समेटना होगा और मुझे ना आज बहुत सारे काम करने हैं, तो फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। और एकेडमी विज़िट करने के मामले में मुझे शेड्यूल भी तो बनाना है। और हमारी कहने की बात सुनकर राफेल वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको वापस ले चलता हूँ योर हाइनेस। और इतना उसकी बात सुनते ही हमारी कायना वो कहती, नहीं इसकी सच में ज़रूरत नहीं है। वो इतना बोली थी कि तभी वो शॉक हो जाती है और वो शॉक इसलिए हुई थी क्योंकि हमारा राफेल वो हमारी कायना के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था और वो उसको देखकर शॉक हो गई थी। और वो हकलाते हुए कहती है, सर राफेल। और तब हमारी कायना को ऐसे हड़बड़ाते हुए देखकर राफेल वो थोड़ा उदास हो गया था और कहता है, क्या मैं आपको इतना अनप्लीजेंट लगता हूँ? राफेल के ऐसा बोलने की वजह से हमारी कायना उसके तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी ना। वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो हमारे कायना की बात सुनकर राफेल वो कहता है, देन फिर क्यों? तब वो तो हमारी कायना के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था ना और वो कहता है, क्या आप लगातार मुझसे ऐसे ही बचती रहेंगी और मुझे अवॉइड करती रहेंगी? और हमारी कायना उसकी बात सुनकर बिल्कुल उसको लगातार घूरी ही जा रही थी। फिर ब्लश करते हुए मन ही मन कहती है, क्या ये कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं है? और मुझे पता है, पक्का से पता है कि इसको लोगों के क्लोज जाना बहुत ज़्यादा नफ़रत है, लेकिन फिर भी ये कितनी अजीब बात है। यही सब सोचते हुए थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, वह तो। और बेचारी बड़ी हेजिटेट करने लगती है और हेजिटेट करते हुए बोलती है, बस मुझे लगा कि आपको इससे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तब हमारी कायना की बात सुनकर राफेल वो तो कुछ देर शांत रहता है और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, बल्कि कि मुझे इस बात से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि आप मुझसे दूर भाग रही हैं। और तब उसने तो हमारी कायना को पकड़ लिया था और इतना कहने के साथ ही वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है,
तो फिर ठीक है, अब मुझे आपको अपने साथ ले जाने दीजिए। तब हमारी कायना कहती है ठीक है, ठीक है। और फिर वो लोग वहाँ से साथ में जाने लगते हैं और हमारी कायना राफेल को घूरते हुए मन ही मन कहती है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्या वो सच में अपनी बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो गया है या फिर कुछ और? कायना को अपनी ओर ऐसे देखते हुए राफेल कहता है, क्या आपको कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? राफेल की बात सुनकर हमारी कायना वो हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस। और फिर अपनी नज़रें झुकाकर ब्लश करते हुए मन ही मन कहती है, तो फिर ठीक है, अगर वो कहता है कि उसे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ठीक है ना। और बेचारी वो तो ब्लश किए ही जा रही थी ना, और ब्लश करते हुए ही कहती है, पता नहीं कैसे पर मुझे यहाँ अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और रात हो जाती है और हम कैड्रे मैंशन देखते हैं, जहाँ पर हमें बताया जा रहा होता है अन्य कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करने के कारण ड्यूक ऑफ कैड्रे के ऊपर बारबेरियंस अटैक करते रहते हैं। बर्बरों ने पश्चिमी सीमा पर धीरे धीरे घुसपैठ करते हुए अपना कब्जा जमा लिया और जैसे ही यंग राफेल वो बालिग हुआ, उसने सभी बारबेरियंस का सफाया कर दिया। अंततः इसके परिणाम स्वरूप वेस्टर्न बॉर्डर्स को दोबारा से रीअरेंज करना पड़ा। ये बात बेस्टियन सोच रहा होता है और फिर वो आगे मन ही मन कहता है, सच कहूँ तो एक सैनिक के रूप में काम करने के बाद संयोगवश मैं इस ड्यूक का सहायक बन गया। उस घर का यंग मास्टर काफ़ी घमंडी था, लेकिन तब वो वॉर टाइम का याद करता है, जब हमारा राफेल वो बहुत जख्मी होने के बाद भी बेस्टियन को उठाते हुए कहता है, बेस्टियन तुम्हें उठना होगा। और तब बेस्टियन वो आगे मन ही मन कहता है, उस समय उसकी वो घमंडी आवाज़ मुझे रिलायबल लगने लगी। अगर सच कहूँ तो उस टाइम पर अगर मेरे मास्टर ना होते तो मैं उन बारबेरियंस के हाथों मारा जाता। और वो इसी तरह सोचकर अपनी मुंडी हाँ में हिलाए जा रहा था और यही सोच रहा था कि तभी वहाँ पर राफेल आता है और कहता है बेस्टियन। और तभी हम देखते हैं बेस्टियन वो शॉक हो जाता है, कहता है उप्स, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। कि तब राफेल वो नहा कर आया था और तौलिया से अपना सिर वो सुखाया जा रहा था और उसको देखकर बेस्टियन वो मन ही मन कहता है, हालांकि ऐसा लगता है इस आदमी को घाव की कोई भी परवाह नहीं है। कि उस समय सभी बारबेरियंस सिर्फ एक नाम से घबराते थे और वो था रफेलो कैड्रे। गाइज, आप लोग को क्या लगता है बारबेरियंस के पेरेंट्स क्या बोलते होंगे, बच्चे सो जाओ वरना रफेलो कैड्रे आ जाएगा। और फिर इसके आगे हमें बेस्टियन बताता है वह हद से ज़्यादा निर्दयी था। दूसरों के दर्द को हद तक नज़रअंदाज करने तक का वो निर्दयी था और उसने ऐसा एक्ट किया मानो बस वो वही कर रहा हो जो कि उसे करना चाहिए था। और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार निकाल ली और तब हम देखते हैं राफेल के चारों ओर डेड बॉडीज़ ही डेड बॉडीज़ थी। और तब हम देखते हैं बेस्टियन वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वो एक बेहद इंटेलिजेंट पर्सन था जो कि बचपन से ही किसी भी काम को बड़े ही आसानी से कर लेता था, लेकिन उसके चेहरे पर भावों की कमी थी और वो बहुत ही कम बोलता था। और फिर वो अपने हाथों को मुट्ठी बनाते हुए कहता है, यहाँ तक कि ये मेरा कोल्ड मास्टर भी। और फिर वो तो सपने ही देखने लग गया था ना, जहाँ पे हमारा राफेल वो हमारी कायना से कहता है प्रिंसेस और हमारी कायना बोलती है राफेलो, और ये इसका इमेजिनरी वर्ड था। वो कहता है यहाँ तक कि मेरे मास्टर के लाइफ में भी स्प्रिंग आ चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन तभी उसके सपनों को तोड़ते हुए हमारा राफेल वो बड़े ही कोल्ड तरीके से बोलता है, हे बेस्टियन, तुम्हारे सांसों से ना दुर्गंध आ रही है। और तब बेस्टियन वो बेचारा घबराते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे ना राइनाइट्स है। और तब हमारा राफेल वो उसको इग्नोर करते हुए एक दराज से बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स में एक ब्रोच टाइप का कुछ था और उस ब्रोच को हमारा राफेल बड़े ही ध्यान से देखता है और उसको देखते हुए वो मन ही मन कहता है, इसका कलर तो प्रिंसेस के आंखों से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तभी उसके दौर पर नॉक नॉक होती है और वो जर्मी था। वो कहता है, माय लॉर्ड, मैं जर्मी हूँ। तभी राफेल वो कहता है, ठीक है, अंदर आ जाओ जर्मी। और हम देखते हैं तब जर्मी वहाँ पे आता है और कहता है कि ये रही हैनबर्टन गुलियन की रिपोर्ट जो कि आपने मुझसे मांगी थी। तब उस रिपोर्ट को देखते हुए हमारा राफेल वो कहता है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया जर्मी। और जर्मी राफेल को देखते हुए मन ही मन कहता है, उन्हें किसी भी इंसान में ऐसे इंटरेस्ट लेते हुए और किसी के ऐसे बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करते हुए बहुत अरसा हो गया है। और वो शक भरी निगाहों से हमारे राफेल की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है कि उन्हें बचपन से ही किसी भी चीज़ में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि बहुत समय पहले ये कैड्रे डची बहुत ही जहरीली और ठंडी जगह थी। डचेस ने यंग राफेलो को डची के हायर के रूप में पालने के लिए बहुत ही हार्श मेथड्स का यूज़ किया और किसी कारणवश उनके पिता वो बहुत ही ज़्यादा एक समय में निराश हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और अल्कोहलिक हो गए थे। ये तब की बात है जब मेरे मास्टर की उम्र वो लगभग 10 साल की थी। और तब हम देखते हैं राफेल उसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था
और तब जामी ने राफेल से पूछा था कि मास्टर इस बॉक्स के अंदर क्या है। तब हमारे राफेल ने कहा था कि आज फादर का बर्थडे है ना, इसलिए मैंने अपनी पॉकेट मनी से उनके लिए एक गिफ्ट खरीदा है। कुछ देर बाद जब राफेल वो अपने फादर के पास अपना गिफ्ट लेकर गया था ना, तो उसके फादर ने उसके सिर पर वही वाइन की बोतल फोड़ दी थी और उसने कहा था कि मुझे इन काले बाल और इन लाल आंखों से नफरत है। कैड्रे परिवार का वंश ही गंदा है। और तब उसके फादर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा था कि तुम मेरी नज़र से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। उसने अपने ही बच्चे को ऐसे देखा मानो जैसे कि वो शापित हो और कई अपमानजनक टिप्पणियां की। उसने अपने बेटे के प्रति वही क्रोध और वही हिंसा दिखाई जो कि कोई अपने कट्टर शत्रु के प्रति दिखाता है। और जब उसके फादर ने उसके साथ ऐसा किया था ना, तब बेचारा राफेल सिर्फ उसने इतना ही बोला था कि मुझे माफ़ कर दीजिए फादर। और वो वहीं पर खड़ा था और उसके सिर से लगातार खून बहे जा रहा था। और तब जर्मी हमें बताता है, और वह छोटा सा बच्चा जिसने उस सारी हिंसा को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। और तब जर्मी ने जब राफेल को ऐसे देखा था ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वो घबराते हुए राफेल से कहता है, मास्टर आपके सिर से तो खून बह रहा है ना। लेकिन हमारा राफेल वो सिर्फ इतना ही बोलता है, फादर, हाउस कैड्रे से घृणा करनी चाहिए। और ये तो बस शुरुआत थी और जर्मी हमें यही सब बता रहा था। तब राफेल कैड्रे, जो कि कैड्रे हाउस का एक फ्लॉलेस हायर था, उसमें एक इनक्रेडिबल डिजीज़ हो गई और यही सबको पता चला। अज्ञात कारणों की वजह से उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था और वह जो कुछ भी खाना खाता था वह सब उल्टी के ज़रिए उगल देता था। सभी डॉक्टरों ने मिलकर यही दावा किया कि राफेलो के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं थी। डचेस, जो कि इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि उसका परफेक्ट बेटा अब फ्लॉलेस बेटा नहीं रहा, वो लगातार नए डॉक्टर्स और सर्वेंट्स को नियुक्त करती रही, जिससे कि पूरा कैड्रे परिवार खून से लथपथ हो गया। और ठीक उसी समय जब एक दिन उसका गुस्सा बस फूटने ही वाला था, तब यंग मास्टर ने कहा कि मैं अब ठीक हूँ। और तब राफेल ने कहा था कि मैं शायद किसी वजह से कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया था, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और राफेलो के अचानक ठीक होने पर ऐसे संदेह करना बिल्कुल ठीक होता, लेकिन डची के लोग जो हर दिन बर्फ की पतली सी सड़क पर चलने से थक चुके थे, उन्हें बस इस बात की राहत थी कि वे अब चैन की सांस ले सकेंगे। लेकिन उसका चेहरा अभी जगह जगह से पीला पड़ जाता है, वह निश्चित रूप से वो इतना सोचा ही था कि तभी राफेल वो कहता है, जर्मी। और तभी जर्मी का ध्यान टूटता है और वो घबराते हुए कहता है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जल्दी से अपनी रिपोर्टिंग फिनिश कर देता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि हैनबर्टन गुलियन के पास ज़रूर कुछ न कुछ डर्टी सीक्रेट होगा, लेकिन ये तो मेरी उम्मीद से भी बदतर था, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हैनबर्टन जिन नोबल लोगों के साथ संबंध बनाया था, वो सब के सब बहुत ही बुरे लोग थे। और स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए उन्होंने खुद का अपना एक जेंटलमैन क्लब बना लिया। जब जर्मी ये सब राफेल को बता ही रहा था, तभी राफेल कहता है, कैपिटल में इलीगल ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तभी जर्मी कहता है, हाँ ये काफ़ी लार्ज अमाउंट है ना, लेकिन इसका उन जगह से कोई संबंध नहीं है जहाँ से इतने लार्ज अमाउंट में चीज़ें इंपोर्ट की जा सके। और जर्मी की बात सुनकर राफेल वो कहता है, इसका मतलब तो ये है कि वो कंट्री के अंदर ही कहीं से ड्रग्स उगा रहे हैं। अवैध जुआ, मानव तस्करी और अवैध कलेशियम और हत्या। और तब जर्मी हमें बताता है कि गुलियन विस्काउंटी वो हमारे हाउस का वसल हाउस है और उनका बिजनेस वॉर हाउस बिजनेस है, इसलिए उन्हें निशाना बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और हमारे जर्मी की बात सुनकर राफेल वो कहते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे कैड्रे हाउस की मिलिट्री के स्ट्रेंथ का जो कारण है वो है सभी घोड़े। लेकिन तभी जर्मी को एक और इन्फॉर्मेशन याद आती और कहती, अरे हाँ, एक और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैंने सुना है कि वह इन दिनों प्रिंसेस के प्रति कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव हो गया है। और ये बात सुन के हमारा राफेल वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है ना, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहीं जर्मी आगे बताता है कि मैंने सुना है कि वह राजकुमारी के हस्बैंड बनने की कोशिश में सिंहासन के दोनों उत्तराधिकारियों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गिलियन विस्काउंटी युद्ध शक्ति का केंद्र है, वो दोनों ही उस पर रुचि दिखाने की कोशिश करेंगे। अब जामी की बात सुनकर हमारा राफेल वो गुस्सा से कहता है, जामी बेस्ट है। और वो बड़े ही गुस्से से कहता है, क्या हमें कचड़े को पहले से ही नहीं हटा देना चाहिए। और हमारे राफेल की बात सुनकर जर्मी वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या। और उसकी बात सुन के हमारा राफेल कहता है, मैंने कहा ना
बस उसे छुटकारा पाना है। और उसकी बात सुन के हमारा जो बेस्टन होता है ना, वो अपना सिर उसी टेबल पे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। और हमारा जर्मी वो घबराते हुए कहता है कि मास्टर, हम इतने आसानी से इतने बड़े नोबल हाउस से छुटकारा नहीं पा सकते। और जर्मी की बात सुन के हमारा राफेल वो कहता है तो फिर उसे चुपके से मार डालो। और उसकी बात सुन के हमारा बेस्टन वो तो रोने ही लग जाता है। और हमारा जर्मी और ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है लेकिन मास्टर, हम अपने बसल हाउस के हायर को ऐसे सीक्रेटली कैसे मार सकते हैं। और जर्मी की बात सुन के हमारा राफेल वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और हमारा जर्मी उसकी बात सुन के मन ही मन कहता है आप पक्का झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तब भी राफेल कहता है लेकिन फिर भी आप उस हनवर्टन पर नज़र रखें। और उसकी बात सुन के हमारा जो जर्मी होता है बेचारा घबराया रहता है, मन ही मन कहता है आज किसी वजह से वो चिढ़े हुए लग रहे हैं। और फिर राफेल की तरफ देखते हुए कहता है कि वह हमेशा से ही रूथलेस रहा है, लेकिन किसी कारण की वजह से आज वह थोड़ा पहले से अलग लग रहा है। लेकिन शायद इसकी वजह ये हो सकती है। और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि ये मामला हमारी प्रिंसेस से संबंधित है। और भाई ये सोच कर तो हमारा जर्मी वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। और उसकी इसी सोच के साथ हमारा ये सीन कायना पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारी कायना बता रही होती है गर्मी का वह मौसम जब वनस्पतियाँ घनी हो जाती हैं और बेर पक जाते हैं। हालांकि यह वह विशेष समयावधि है जब साम्राज्य के सभी गुलाब एक जोरदार तरीके से खिलते हैं। और तभी हमारी कायना वो खुश होकर पूछती है क्या मेरे एज सेरेमनी के सभी लेटर्स वो छप चुके हैं। और इसके साथ ही हमें ऑथर बताते हैं कि यह हमारे एम्पायर की एकमात्र प्रिंसेस कायना का जन्मदिन भी है। और तब वेरा वहाँ पर एक सैंपल लेकर आती है और कहती है ये रहा एक सैंपल लेटर जिसमें पेंटर ने सभी इन्विटेशंस पर सभी पिक्चर्स बना दी हैं। और वो उस पेंटर की तारीफ करते कहते योर हाइनेस देखे तो ज़रा ये कितना लवली है ना, ये रोजेस कितने मार्वेलस लग रहे हैं, ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। और फिर वो तो अपने आप पे प्राउड फील करते हुए बोलती है कि ये तो एज एक्सपेक्टेड है ना, क्योंकि हर हाइनेस का बर्थडे वही दिन है जो कि सभी सोसाइटी के सोशल इवेंट्स के शुरू होने का सिग्नल देता है। बैंकेट के मेन्यू कार्ड और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बैंकेट हॉल के सभी सर्वेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और तो और ऑर्केस्ट्रा का म्यूज़िक सब कुछ फ्लॉलेस होना चाहिए। और वेरा की बातें सुनकर हमारी कायना उसकी तारीफ करती कहती है हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा रिलायबल हो। और मन ही मन कहती है कि वेंकट जितना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा ना, मेरे मैरिज कैंडिडेट्स के लिए जो प्रतियोगिता है वो और ज़्यादा कठिन हो जाएगी, मुझे इसे इनकरेज करना होगा। जब तक वो लोग एक दूसरे को कंपटीशन में बिजी रखेंगे ना, तब तक तो मैं चुपके से अपने इमेजिनरी हस्बैंड के साथ यहाँ से निकल जाऊंगी। उतना सोचने के साथ ही वो कहती है वैसे एनीवे। और तब वो तो हमारे राफेल को लेटर लिखने की कोशिश कर रही थी ना, उसने सिर्फ सर रफेलो लिखा था और उसके आगे वो कुछ लिख ही नहीं पाई थी, पूरा लेटर वो तो खाली था। और 20 मिनट वो ऑलरेडी गुजर चुके थे उसको लेटर लिखते लिखते। और ये देखकर वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और सोचे जा रही थी कि अब मैं इसे कैसे लिखूं, जितना हो सके सरल शब्दों में या फिर जितना हो सके भयावह शब्दों में मैं कैसे लिखूं। और क्या मेरा ऐसा करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ या फिर उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे अवॉइड ना करूँ। लेकिन मैं अब उसे पहले की तरह लेटर नहीं लिख सकती हूँ ना। फिर वो याद करने लगती है कि कैसे वो पहले एकदम लव लेटर लिखा करती थी हमारे राफेल को, वो भी पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब लिखा करती थी। ये सोचकर तो वो पूरा रेड रेड हो चुकी थी। उसे देखकर तो ऐसा लगता था ना कि वो ऐसे लव लेटर लिखती जैसे कि उसके प्यार की ट्रेन ही छूटी जा रही हो, जैसे कि उसके मृत शरीर से होकर उसको गुजरना होगा राफेल को अगर जाना होगा तो। और हमारी कायना ये सोचकर परेशान हो जाती है और फिर अपने आप को काम करते हुए लिखने की कोशिश करने लगती है। तब उसने लिखना शुरू कर दिया था कि डियर सर रफेलो। और फिर वो बोलती है ये थोड़ा तंग लग सकता है लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं है, ये चल जाएगा। और तब उसने तो बड़े ही मुश्किल से लेटर लिख लिया था ना। और फिर उसने लिखना शुरू कर दिया था कि मैं एकेडमी को विज़िट करने का प्लान कर रही हूँ ताकि मैं उस लोकेशन को देख सकूँ जहाँ पर जिस बिल्डिंग का नाम मेरे नाम पर रखा जा रहा है ना। क्योंकि मैंने अभी उस एकेडमी में कभी भी भाग नहीं लिया है, ना ही वहाँ की किसी भी छात्र से बातचीत की है। मुझे इस बात की चिंता है कि मैं इस बिल्डिंग का सही से उपयोग कर पाऊंगी भी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वह साम्राज्य के सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। इसलिए मैं अपनी सभी योजनाएं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्या आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी? मैं आपके विचारपूर्वक उत्तर की प्रतीक्षा करूंगी, आपकी कायना। तब उसने अपना लेटर लिखकर ख़त्म कर लिया था और लेटर लिखने के बाद उसको उसने पैक भी कर लिया था। और मनी मन कहती है एकदम स्ट्रेट और वेरी पॉइंट वाला लेटर, ये एक वेरी फॉर्मल लेटर है
और तब फिर वो ओलिविया से कहती है, ओलिविया क्या तुम मेरे लिए एक लेटर डिलीवर कर दोगी? तब ओलिविया कहती है, यस योर हाइनेस, मुझे कहाँ जाना है बताइए? तो वो कहती है, सर राफेलो के लिए, क्योंकि आज हमारा काम पूरा हो चुका है तो आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे कायना की बात सुनते ही हमारी ओलिविया वो तो बिल्कुल गुस्से में आ चुकी थी और उसके हाथ में जो पेपर था उसने उसे भी क्रश कर दिया था। और गुस्से के मारे वो कहती है कि मैं अपना काम पूरा करके जल्द वापस आऊँगी योर हाइनेस, और बड़ी गुस्से में लग रही थी वो। तब वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है, तो फिर मैं चलती हूँ योर हाइनेस। और वो वहाँ पर वो करती है, तभी उसकी नज़र जूलिया पे जाती है। जूलिया हमारे ओलिविया को देख के कहती है, ओ माई। हम देखते हैं हमारी ओलिविया को जो बहुत ही सिंपल कपड़ों में होती है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग बोलते हैं क्या वो इस तरह के कपड़ों में काम से बाहर जा रही है। और तब सारी मेट्स उसके बारे में आपस में बात करने लगी थी कि क्या वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से नहीं बोल रही है। और तब एक मेट बोलती है, चुप रहो वरना वो हमें सुन लेगी, हमें ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए जैसे कि हमने कुछ सुना ही नहीं। और तब उन लोग की बातें सुनकर हमारी कायना वो हमारे ओलिविया की तरफ देखती है और फिर उसके पास आती है और उसकी हैट वो अपने हाथ में ले लेती है। और तब हमारी ओलिविया वो थोड़ा शॉक होती है, कहती है, योर हाइनेस आप क्या कर रही हैं? हमारी एक कायना वो उसके हैट में एक ब्रोच लगाती है जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। और फिर उसे वो हैट पहनाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आपकी इस ग्रीन हैट के साथ ये येलो ब्रोच ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। और हमारी कायना की इस दरिया दिली को देखकर हमारी ओलिविया वो तो बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी ना। और फिर वो कहती है, बस थैंक यू। इसी के साथ सीन कैड्रे हाउस में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी ओलिविया वो पहुँच गई थी और वो आसपास देख रही होती है और आसपास देखते हुए कहती है, ये तो काफ़ी बड़ा है, तो यही है फेमस कैड्रे मैंशन। और फिर वो मन ही मन हमारे राफेलो को कोसते हुए कहती है, ये सोच कर भी मुझे घिन आती है कि ऐसा भयानक आदमी एक लाइवली मैंशन में रहता है। वो ये सोच ही रही थी ना कि तभी वहाँ पर हमारा राफेल आ जाता है। वो कहता है, वेलकम मिस ओलिविया। अब ओलिविया वो उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि मेरे अचानक आने के बावजूद मेरा वेलकम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कैड्रे। और मन ही मन कहती है कि लोगों का हालचाल पूछना और नॉर्मली बात करना, पहले कॉन्वर्सेशन शुरू करना ये ठीक रहता है, लेकिन और तब उसने अपने हाथ में एक लेटर लिया हुआ था और मन ही मन कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वह इसे देखना ज़्यादा पसंद करेगा। और इसीलिए वो उसे वह लेटर दिखाते हुए कहती है कि ये लेटर हर हाइनेस ने पर्सनली आपके लिए भेजा है। और उस लेटर को देखकर हमारा राहुल वो तो ब्लश करने लग जाता है। और फिर वो उस लेटर को अपने हाथ में लेते हुए मन ही मन कहता है कि अब याद आया कि एक समय था जब कायना मुझे लव लेटर्स लिखा करती थी और उस समय तो सचमुच में बहुत ज़्यादा तंग आ गया था, लेकिन अब इस लेटर को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और वो उस लेटर को देखकर ब्लश किया जा रहा था और बहुत ज़्यादा खुश भी था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बता के जाइएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोग को कैसी लगी और ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में, तब बाय बाय।